और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं सूरत, जहां पर इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करेगा। आज ही इसी मंच पर मौजूद हमारे बीच जिगिस भाई मेहता जी, चिंतन ठाकुर जी, राम प्रकाश बैरिया जी, हैतुल मेहता जी, निखिल मद्रासी जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, प्रमोद कुमार चौधरी जी हमारे बीच प्रतिभा ग्रुप से हैं। और इस अवसर पर मौजूद आप सबको नमस्कार करता हूं। तीन 300 साल का तो इतिहास है, उससे पुराना तो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ता है। भगवान ने भले ही कंस को मार दिया है, लेकिन द्वारका बसाने के बाद जो भगवान कृष्ण का जीवन दिखा वो अलग प्रकार से दिखा। बिना गुजरात किसी का उद्धार नहीं, ये पक्का है। परमात्मा की दया है। लोग समझते हैं कि गुजरे हुए कल को गुजरा बोला जाए, लेकिन स्वर्णिम अध्याय लिखते हुए गुजरता हुआ पल जाए तो गुजरात आना पड़ेगा, ये और कहीं नहीं जा सकता। पल प्रतिपल आनंद, सभी प्रकार के कामों की सिद्ध हस्तता, आनंद उमंग में जीवन और व्यक्तिगत जीवन बड़ी से बड़ी, वैसे तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन धन को पचाना भी गुजरात से सीखो और कोई नहीं सीख सकता। ये तो धन के बड़े मुश्किल है, वो पचाना बड़ा कठिन जाता है। इतनी सादगी सरलता से बड़े उद्योगपति भी जिस ढंग से गुजरात के लोग जीवन जीते हैं, ये सच्चे अर्थ में हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा के बलबूते पे जीते, जिसके कारण से दुनिया भारत को बहुत सम्मान के साथ देखती, आदर के साथ देखती, एहसास कराती। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी स्वनाम धन्य अपने अपने क्षेत्र की सिद्धहस्त उद्योगपति, बड़ी उद्यमीशीलता की आपकी सबकी पहचान है, आप सबको नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। ढोलकिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उसी बात को बढ़ाता हूं कि ये परमात्मा सबको अपने अपने मौके देता, उनकी अपनी प्रतिभा को निखारने का, उनके हाथ से कोई यश देने का। और ये भी बात सही कि मानव लोक में हमारा जीवन अगर आया तो हमारे हाथ में नहीं है हमारा जीवन, ये जीवन परमात्मा ने लिख के दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन ये बात भी सही है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि भी हमको मिली है, और मनुष्य योनि में से और भाग्यशाली है कि भारत में जन्म मिला, और भाग्यशाली के गुजरात में हमको काम करने का मौका मिला। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती। ये तो परमात्मा ने विशेष लीला लिखी है, जिनको नहीं मानना उनको 2-3-4 उदाहरण ही पर्याप्त है। भारत को अगर आजादी मिली है तो महात्मा गांधी जी का योगदान कोई भूल सकता है क्या? ये भी तो गुजरात की हमारी अपनी उस प्रतिभा की, और वो भी वहां से, उस साउथ अफ्रीका से, जहाँ की हालत क्या थी।
चुन चुन के एक भी अंग्रेज नहीं बचा भारत में। 47 में ऐसा साफ कर दिया मैदान, सारे इंग्लैंड भेज दिए। और दुर्भाग्य से अफ्रीका में महात्मा गांधी जैसा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, तो वहां बच गए। तो बेचारे मूल अफ्रीका के लोग अभी उनकी क्या हालत है, बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल है, मैं भी सरकारी पद पे हूं तो संभल के बोलना पड़ता है, थोड़ा संकट हो जाता लेकिन ये हमारे समझने की बात तो है ही। और उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से 600 से ज्यादा रियासतों का वो अंग्रेज का एक जो भी उनकी देश की दृष्टि से वो ठीक कर रहे थे। उनने तो माना था कि हमने देश एक बना दिया, अब ये भगवान ने ही बता दिया उनको कि तुमने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, दुनिया ने देख लिया, ये हमारे सबके सामने उदाहरण बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी विशेषताएं थी, उसमें से उनकी एक विशेषता यही थी कि देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा चुनौती का क्षेत्र था, सभी देश के अलग अलग रियासतों को विलीनीकरण करते हुए एक छतरी के नीचे लाना और उनकी विविधता वाली कठिनाइयों के बीच भी, और दो चार ने उंगली टेढ़ी करने का मौका भी दिया तो टेढ़ी करके सीधा करने का काम भी गुजरात ने किया है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और परमात्मा की दया है, माननीय मोदी जी मिले, जोरदार अभिनंदन करो जिनने अपने लिए कहा 55 साल की वो गलतियां, 55, 60, 65 साल तक इस भारत की गिनती उन 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी वाले देश में थी। और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप खोल के देख लें, भारत की 1947 में विश्व के सभी देशों में गिनती कहां थी, तो मालूम पड़े कि 15 में गिनती थी। और क्या करा हमने पता नहीं, 47 से लेके 14 तक, 13 की रात तक, जब तक 13 गया 14 आया, तब तक गिनती देखो देश की। तो अभी कभी सोचो तो हुआ क्या है, हम 11 नंबर पे थे, तो इतने साल गुजर गए लेकिन कहां टिके थे, करा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो करा कि जो था वो भी चला गया, तो देश का सोना गिरवे रख करके देश की इज्जत बचाने का काम पड़ा, फॉरेन करेंसी पूरी समाप्त हो गई। कितना खराब समय था। चंद्रशेखर या बीपी सिंह जी या नरसिम्हा राव जी तक हमारे अपने इस कुशलता के साथ सभी व्यवसाय को संभालते चलाते हुए देश की आजादी के साथ जो देश आजाद हुए उस पर निगाह डालो तो वो आज भी आदर्श है। इजराइल जो 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ से भी कम आबादी का, कोई 70 बताए, कोई 80 बताए, जितने लाख भगवान जाने, लेकिन अकेला सब पे भारी, ये देखता दुनिया, ये सबके सामने उदाहरण है। अकेला इजराइल ये उदाहरण है, उसी प्रकार से बाकी देश भी है। लेकिन हाँ, हमें गर्व है, अब मोदी जी हमारे साथ है तो हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं। वो 2 से तीसरा हमारा देश है, जो अपने देश के अंदर हजारों साल, लाखों साल से सोने की चिड़िया की हमारी पहचान थी। यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था तो हमेशा से बहुत समृद्ध रही, धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन धन के लिए धन के चौकीदार भी वैसा चाहिए, व्यवस्थाओं को संभालने वाला भी चाहिए, नहीं तो धन आफत बन जाता है। 1000 साल की गुलामी में लंबा समय इसी बात के लिए गया कि धन कमाने के लिए भारत के लोगों ने कभी अपनी क्षमता योग्यता में कमी नहीं रहने दी, लेकिन देश की सीमाओं पे खड़ी सेनाओं की कमजोरी के कारण से देश के अंदर जो हालात बने कि सोमनाथ से शुरू हुई कहानी तो 47 तक आ गई। 1000 साल तक कितना खराब समय गया। मैं इसलिए गुजरात को धन्यवाद देता हूं कि पहले ज्योतिर्लिंग का भी झंडा सनातन संस्कृति के लिए लहराने का मौका कहीं दिया तो गुजरात की धरती से आया, ये हमारे सौभाग्य की बात। और ये गुजरात की देन है कि जब सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग का झंडा लहराया, गोपाल कृष्ण का मंदिर में आनंद आया, तो आज राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और महाकाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बदलता दौर है, कितना आनंद आया, क्या फर्क है दोनों में। राम जी का भी आनंद आया और महाकाल जी का भी आनंद आया। महाकाल का महालोक हो
ये आप तो बनारस की गलियां पहचान में नहीं आती, ये भी तो गुजरात की देन है। बाबा विश्वनाथ का धाम कितना आनंद में आया। मैं अभी गया था 2-4 दिन पहले ही, मेरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी के साथ ही हुई थी, और ऐसे ही बातचीत निकली तो हमने कहा पहले कितनी फ्लाइट आती थी बनारस, उन्होंने कहा 18, अब कितनी आती है, बोले 98। ये बदलता है, 10 साल में कितना बदल जाता है। पूरा बनारस बदल गया, काशी बदल गया। और केवल काशी नहीं, गृह मंत्री क्या होते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखा या अमित शाह जी से सीखा कि गुजरात का आदमी काम क्या करता है, ये दिखाता कि नहीं दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, एक एक करके सभी क्षेत्र। और गजब तो तब हो जाता है, सूरत के यहाँ कोई पुलिस की नौकरी करते करते पुलिस की नौकरी छोड़े और मंत्री बनके भी कितना सफल हो जाता, ये भी तो गुजरात सिखाता। कमाल कर दिया क्षमता योग्यता के माध्यम से। कौन सी दुनिया में जाना पड़ेगा, एक बार और जन्म लेना पड़ेगा गुजरात को समझने। हम चले यहाँ बड़ी इन्वेस्टर समिट करना, साला हीरो हजारों साल से मध्य प्रदेश से निकल रहा पन्ना से, लेकिन हीरे की पालिश तो सूरत में ही होती है हमारे यहाँ। आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पत्थर हमारा, लेकिन वो पत्थर ही है। अंगूठी में तो आप ही लगाते हो, और कोई लगाने वाला ही नहीं मिला। कपास हम उगा रहे हैं, रेडीमेड्स का पूरा सारा सामान कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है, कपड़े कहां बन रहे हैं। जो कपास उगा रहे हैं वो कपड़े भी नहीं बनाना जानते, वो भी सूरत से साड़ी मंगा के पहन रहे हैं। ये फर्क है। लेकिन ये क्षमता योग्यता के साथ व्यवस्थाओं के संचालन करने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार की पारदर्शिता, व्यवस्थाओं के आधार पर विश्वास जीतना। और गुजरात पे हमें इसलिए भी गर्व है कि केवल गुजरात भारत का मस्तक का मोर मुकुट नहीं है, पूरे देश तो छोड़ो दुनिया का ये मोर मुकुट है। मुझे इस बात का आनंद है। गुजरात का आदमी जहां कहीं जाता है वो अपनी अलग पहचान बनाता है। जो वर्तमान संसाधन है, उन संसाधनों में जैसे भारतीय लोगों का जीवन है, अपने को न्यूनतम रूप से कम खर्च में अपनी व्यवस्थाओं का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना और उस आधार पे अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना। और आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और क्या क्या बात करते हैं, तो वो सारी बातों के लिए हमारे पास जो सीखने समझने की जगह है। मैं मान के चलता हूं कि शिवाजी को भी हिंदवी साम्राज्य बिना सूरत के उनका भी काम नहीं चला था, उनको भी सूरत आना पड़ा था। तो मैंने सूरत आने के लिए बहुत सारे कारण ढूंढ लिए हैं। सूरत आने के लिए सीरत चाहिए, सीरत से सूरत बनता है। और अभी आपने कहा ही है कि इंदौर के साथ सूरत खड़ा हो गया, राघवेंद्र सिंह जी ने कहा है। मैं मान के चलता हूं आज के दौर में सारी बातें हमारे बीच में आई है। व्यापार में जैसे ठाकर जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने वो सारे प्रबंधन किए जिसके माध्यम से व्यापार व्यवसाय में सुगमता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, और इस सब के बीच में एक निष्पक्षता के साथ हमारी वचनबद्धता होना चाहिए। हम कोई कमिटमेंट करें, उन व्यवस्थाओं के लिए उसकी सरलीकृत एक व्यवस्था बनना चाहिए। माननीय मोदी जी ने डीबीटी सिखाई, गरीब आदमी का पैसा उस तक जाना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया कि उद्योगपति का पैसा भी सीधा उसके खाते में जाना चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए और समय सीमा में होना चाहिए। इसलिए हमने अपने 2 साल 1.5 साल ही हुआ सरकार बनाए, तो अभी तो यद्यपि सरकार तो 2, 3, 4 से चल रही है और बहुत बदलाव आए मध्य प्रदेश में। भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने काम अच्छे से किया है, लेकिन हमने और उसमें जुड़ाते हुए 2022-23 में 23 में हमारी सरकार बनी। लेकिन आज की स्थिति में यह हुआ है कि एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए
इसी बीते मई तक का भी सारा बीजीएफ देने का काम, हमारे सारे इंसेंटिव देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसी पे कोई बकाया नहीं रखा है। जो कमिटमेंट किया वो हमको करना था, और केवल 2 साल का नहीं, आपका 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, कितना भी पुराना क्यों ना। और जमीन तो ऐसे देते जैसे राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप अभी मांगो तो अभी दे के जाएंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे। हमारे लिए जब काम ही करना है तो संकोच क्या है, बोलने के लिए थोड़ी है। और ये मुझे मालूम है कि बोलने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं, मैं किनके बीच बोल रहे हैं ये बोलने का ही महत्व जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। ये सभी जिस अपने अपने व्यवसाय में दक्ष लोग हैं, ये बोलने के पहले चेहरे से देख लेते कि पानी कितना जाने वाला है, अपने आप में वो चीजें बता देते जिसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये बात भी सही है, मेरे बारे में परिचय देने के साथ हमने अपने मंत्रियों का काम का बंटवारा किया, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वो 39% है, 39% है। हमारा कपास कहाँ देश में क्यों नहीं जाता, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी बड़ी संभावना है। सभी प्रकार की स्किल की हमारे बहुत अच्छी गुंजाइश है। ऐसे में जब इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, तो सभी इस सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए, टूरिज्म में भी देखो आप, तो अकेला हमारे अपना एकमात्र राज्य है जहां सभी प्रकार की हमारी सभी वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। अब तो मोदी जी के कारण से 2022 में चीता देश की आजादी के साथ गायब हो गया था पूरे एशिया महाद्वीप से। वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, और एक जगह नहीं दो जगह दिखाई दे रहा है। ये मध्य प्रदेश का आज बदलता दौर है, बदलता समय है। भोपाल की सड़कों पे दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात में टाइगर घूमते हैं, इतना टाइगर हमारे यहाँ आ। आप बताओ कौन सी हमारी प्रजातियां हैं जिनके आधार पर हमारी वन्य की शोभायमान हो रही है। धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी सभी प्रकार की अनुकूलता बनी हुई, पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनुकूलता, हेल्थ का सेक्टर हो, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर हो, हर सेक्टर में जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, सरकार आपकी मदद के साथ आपकी समृद्धि भी चाहेगी, और ये चाहेंगे गुजरात में भी आप काम करो, और मध्य प्रदेश भी आपको बुला रहा, दूसरा घर आपका मध्य प्रदेश बनने के लिए लालाए थे। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज छूट गई, मैं बता देता हूं, जरा छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, बैठिए बैठिए आराम से। ये जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, गुजरात के निवेशकों को और सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में भी खोलने की घोषणा करता हूं, ताकि यहीं से हमारा काम चल जाए। जब व्यापार व्यवसाय करना तो हमारा ऑफिस अहमदाबाद में रहने से आपको और सुविधा होगी, और हमारी ये मित्रता और प्रगाढ़ होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सर। और आज के इस